Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Please tell me my voice is clear to all of you. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So today we will perform the experiment on capacitor. Okay. So I think all of you must know about the properties of capacitor and working of capacitor, but we will just go through this once. So first, the same procedure we will do today like earlier, in which we see in registers. So हमारे पास एक theory part है, then after the completion of theory part we will switch to quiz part. So objective of experiment is after the end of this module the student would be able to provide a definition of capacitor and name its units, explain how a capacitor can be constructed to give a particular value of capacitance. Next is explain why a capacitor has maximum working voltage. Then determine experimentally the energy stored in a capacitor. After that, identify the value and type of capacitor. Then last, identify the polarity of terminals. So first thing is what is capacitor? So as in our previous class we discussed about this, it is a component which we use in our electrical or electronic circuits, and the type of component, it is passive type of component which only stores energy, it doesn't generate energy. So कैपेसिटर से हम क्या करते हैं, केवल स्टोर करते हैं, ठीक है. तो this question is generally asked in our very various examinations. Okay, कि कैपेसिटर का मेन काम क्या होता है, टू स्टोर एनर्जी और टू जनरेट एनर्जी और कंज्यूम एनर्जी. ओके, सो कंजम्पशन केवल आपका रेजिस्टेंस में होता है, स्टोरिंग आपका कैपेसिटर्स में होता है, ठीक है. तो ये हमें याद रखना है. So it is one of the passive components like resistor. कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी बोलते हैं. जनरली आप अपने फैंस में देखते होंगे, जो फैन हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फैन, उसमें कंडेंसर का हम यूज करते हैं, ठीक है. हाँ सर. Then capacitor is generally used to store the charge. चार्ज स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन चार्ज स्टोरेज के लिए होता है. The charge is stored in the form of electrical field and capacitors play a major role in many electrical and electronic circuits. So ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर होता है फिजिकली, अगर आप familiar हो तो इस पे आपका वैल्यू गिवन होता है कि इतने वैल्यू का है, जैसे यहाँ पे आपका शो कर रहा है 1000 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर है, एंड अप टू व्हाट वोल्टेज इट विल वर्क यहाँ पे शो कर रहा है 6.3 वोल्ट, ठीक है. कंस्ट्रक्शन कैसे होता है कैपेसिटर का? सो द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल कैपेसिटर्स इज ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट्स. दो मेटल प्लेट्स के साथ इसका कंस्ट्रक्शन होता है, और इन दो मेटल प्लेट्स के बीच में हम क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं, ठीक है, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल. सो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है वो हमारा इंसुलेटर होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल. एंड इंसुलेटर इज अ material which is non-conducting, that is
It shows a high resistance to letting to electric used in is air. Other types are oil or paper. So generally जो हमारा करंट फ्लो होता है, तो एक तो हम बोलते हैं कि कंडक्शन करंट और एक हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा फ्लो होगा? कन्वेक्शन करंट। ठीक है, कन्वेक्शन करंट क्यों? कंडक्शन करंट में आपका डायरेक्टली जो पाथ होता है वो थ्रू इलेक्ट्रिक मूव करता है, बट जो कन्वेक्शन होता है वो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स के थ्रू होता है जिसमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें कैसे होता है? यहाँ पे चार्जेस आपके एक्यूमुलेट होते हैं और उनका एक इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है और उसके थ्रू आपका करंट ट्रांसफर होता है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। Then real capacitors are made by taking thin strips of metal foil okay, metal foil and the appropriate dielectric material and sandwiching them together. So this is the construction of capacitor. Now अब हमें पता है कि जो कैपेसिटर का इक्वेशन होता है वो क्या होता है? C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाई D। ठीक है, तो एप्सिलॉन कांस्टेंट होता है, A आपका कैपेसिटर का जो प्लेट है उसका एरिया होगा एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन दोज प्लेट्स। तो अब हमारे पास अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो दैट कैन बी डन ओनली बाई टू वेज। आइदर यू इंक्रीज द एरिया ऑफ द प्लेट्स और बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि C आपका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। So capacitor achieve large area, thus large capacitance, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। By doing something tricky, वो क्या ट्रिक है? Such as putting a dielectric between two layers of metal foil and rolling it up like in this figure. So ये एक आपका टाइप ऑफ कैपेसिटर है, इसमें दो नोड्स आपके गिवन है, पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन के लिए, एंड दिस इज द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जो गोल्डन कलर में आपका शो हो रहा है एंड जो सिल्वर कलर्ड है दैट इज मेटल प्लेट्स। अब हमें एरिया बढ़ाना है इन दोनों के बीच का, तो वो कैसे होगा? इसको हमने रैप किया है सारे जो डाइलेक्ट्रिक है और विथ द हेल्प ऑफ मेटल प्लेट्स। तो दो मेटल प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया, तो दैट इज लाइक सेम स्ट्रक्चर। अब जैसे इसी में आप क्या करो कि डिफरेंट डिफरेंट बीच बीच में मेटल और डाइलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन आप बना दो, तो उसके थ्रू आप एरिया बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है इसका एरिया इंक्रीज करने का, so that we can increase the value of capacitance. Then the outer layer of this particular is aluminium और जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो प्लास्टिक इंसुलेशन होता है। सो इंटरनल आर्किटेक्चर ये आपका कैपेसिटर का है। देन a capacitor is so called because it has the capacity to store charge. So चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल भी एक दिया है कि जस्ट लाइक अ बीकर स्टोरिंग अ लिक्विड, जैसे एक बीकर में हम लिक्विड स्टोर करते हैं, सिमिलर वे में हम कैपेसिटर में चार्ज स्टोर कर सकते हैं।
Now capacitors are marked with a value which indicates their capacitance or their ability to store charge. तो वो वैल्यू हमने पहले ही डिस्कस किया, क्या था वो, ये इस पर्टिकुलर फिगर में शो हो रहा है 100 माइक्रोफैरड। ओके, माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, जैसे हमने 100 माइक्रोफैरड लिखा है, कोई भी बताओ आप में से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइक्रो, न्यूमेरिकल वैल्यू? Sir, 10 to the power minus 6. हाँ, करेक्ट करेक्ट मतलब, so 10 to the power minus 6 is the value of micro. so 100 में आपने 10 to the power minus 6 का मल्टीप्लाई किया, so वो क्या होगा, 10 to the power minus 4 हो जाएगा, ठीक है। so 10 to the power minus 4 फैरेड का आपका कैपेसिटर है, and up to what voltage limit this capacitor will work, वो आपका लिखा हुआ है 450 वोल्ट्स। तो 450 वोल्ट्स तक हम इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं, आफ्टर दैट इट विल नॉट वर्क, मतलब ये फट भी सकता है, ऐसा भी होता है। तो ये कॉशनरी पॉइंट है, ठीक है। Capacitance can be thought of as the electrical capacity of that body, and it is measured in farads. So farad is the unit of measuring capacitance. अब यहाँ पे एक नोट गिवन है which is about maximum working voltage. So इस पर्टिकुलर कैपेसिटेंस को हम कितने मैक्सिमम वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं उसके बारे में नोट गिवन है। So if the voltage across a capacitor is too high, जब वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस बहुत ज्यादा होगा, then the insulator between the plates fails to insulate and charge passes from one plate to the other. So जो आपका इंसुलेटर होगा वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, एंड जो चार्ज होगा वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे पास होगा। सो वहां पे आपका कन्वेक्शन करंट नहीं होगा, एक तरह से कंडक्शन करंट ही हो जाएगा, ठीक है। सो कैपेसिटर आर यूजुअली मार्क्ड विद द मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज टू हेल्प द यूजर अवॉइड दिस सिचुएशन। सो इसलिए हमारा जो कैपेसिटर पे पहले से ही वोल्टेज गिवन होता है, उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। तो यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर फिगर में शो हो रहा है, दैट इज 450 वोल्ट। सो अ गुड रूल ऑफ थंब इज टू नेवर प्लेस अ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर which exceeds about 2/3 of this value, especially for alternating current circuits. So AC सर्किट्स में अगर हमने ये यूज करना है कैपेसिटर, देन वी शुड नॉट एक्सीड 2/3 ऑफ द गिवन वैल्यू। सो इस पर्टिकुलर 450 वोल्ट के कैपेसिटी वाले कैपेसिटर को अगर हमें एसी सर्किट में यूज करना है, तो व्हाट विल बी द 2/3 ऑफ 450, बताओ। कितना होगा 450 का 2/3? 300. 300। so 300 वैल्यू तक मैक्सिमम वी कैन give 300 volts to this capacitor. so ये हम एक रूल ऑफ थंब मान के चलते हैं, इससे आगे हमें एक्सीड नहीं करना है। इससे आगे अगर आप एक्सीड करते हो तो दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर में बर्न आउट, ठीक है।
नाउ कैपेसिटर का चार्ज और वोल्टेज के साथ रिलेशन भी होता है डायरेक्ट. So because capacitor is only storing charge, so obviously they must be related. So होगा क्या, ये होता है Q equals to CV, where Q is the charge, C is capacitance value, and V is voltage across capacitor. So a static description of the way capacitor behaves would be to say Q equals to CV. C is a measure of how big the capacitor is and V is the voltage across it. So कोई भी अगर आपका सर्किट गिवन है, सपोज आरसी सर्किट आपके पास गिवन है, ठीक है, सीरीज आरसी सर्किट की बात कर रहे हैं, तो सीरीज आरसी सर्किट में जो वोल्टेज आपका सोर्स अप्लाइड है, वो वोल्टेज हमें नहीं लेना है कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए. हमें कौन सा कैपेसिटेंस करने के लिए यूज करना है, जो वोल्टेज उसके अक्रॉस आएगा, ठीक है. तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हमें कंसिडर करना है. देन डायनेमिक डिस्क्रिप्शन, एक स्टैटिक डिस्क्रिप्शन था, अब डायनेमिक डिस्क्रिप्शन क्या है. स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है. स्टैटिक में आपका ये जो चार्ज है वो उसका रेट हमेशा कांस्टेंट, मतलब रेट नहीं कहेंगे उसको, वैल्यू कांस्टेंट रहेगा स्टोर करने का. बट यहाँ पर वोल्टेज आपका चेंज होता रहेगा डायनेमिक में, जो आप अप्लाई कर रहे हो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस. So a dynamic description, that is one that changes with time, would be to say I equals to C multiplied by d by dt. So इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, as we know जो करंट होता है वो रेट होता है चार्ज का. सो I equals to dq by dt. तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है. Then if you want to calculate the current through the capacitor, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dq by dt लेना है. So I equals to dq by dt, C is the constant value, तो आपका जो डिफरेंशिएशन मूव करेगा वो V पर अप्लाई होगा. So I equals to C dE by dt. This is just the time derivative of the static description. C is constant with respect to time. I is the rate at which charge flows. This essentially says the bigger the current, the faster the capacitor's voltage change. So यहाँ से हम ये भी डिड्यूस कर सकते हैं कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी तेजी से आपका वोल्टेज चेंज होगा अक्रॉस कैपेसिटर. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Anyone? No, sir. Okay. Now we move to another section, which is classification of capacitors. अब क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर्स की जब हम बात करते हैं तो इट इज मेनली कैटेगराइज्ड इन टू वेज. वन इज अनपोलराइज्ड एंड अनदर इज पोलराइज्ड. ठीक है. अब पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड में जो डिफरेंट कैपेसिटर्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है उनका यहाँ पे नेम गिवन है. ठीक है. अनपोलराइज्ड में सिरेमिक आता है, मल्टीलेयर आता है, पॉलीस्टाइरीन आता है, पॉलीस्टाइरीन आता है, पॉलीस्टाइरीन फिल्म, पॉलिस्टर फिल्म, पॉलीप्रोपाइलीन, देन माइका. और इसमें पोलराइज्ड में आपका इलेक्ट्रोलिटिक, टैंटलम एंड सुपर. सो द मेन डिफरेंस you see in these polarized and unpolarized is polarized में आपका as per name says कि polarity होगी हर एक नोड की. जैसे जो दो आपके टर्मिनल्स निकल रहे हैं कैपेसिटेंस में से, तो उनमें फिक्स होगा कि कहाँ पे आपको पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई अप्लाई करना है और कहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई अप्लाई करना है. अगर आप उल्टा अप्लाई करोगे तो
मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा आपका कैपेसिटर, और इट में बर्न आउट, ये भी हो सकता है. बट दैट इज नॉट द केस इन this unpolarized capacitors. So they have positive and negative electrodes polarized में, and in unpolarized they don't have positive and negative electrodes. So इसी से रिलेटेड हमारे पास एक वीडियो है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स का एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, वो एक बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ.
ना डिफरेंट जो कैपेसिटर्स हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, और उसके पर्पस का आपको उस पर्टिकुलर लेक्चर में पता चल गया होगा कि क्या पर्पस है सारे कैपेसिटर्स का। सो फर्स्ट इज सिरेमिक कैपेसिटर्स। सिरेमिक कैपेसिटर्स कुछ ऐसे शो होते हैं, ठीक है। सो दीज ceramic capacitors are the most used capacitors in the electronics industry, and ceramic capacitors are fixed capacitance type capacitors. इनकी जो भी वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, and they are usually very small, ठीक है, in terms of both physical dimension and capacitance. So dimension wise तो ये छोटे हैं, and इनका जो capacitance का measurement है वो भी बहुत ही छोटा होगा। The capacitance of ceramic capacitors is usually in the range of picofarads. Picofarads कितना होता है? That is 10 to the power minus 12. So 10 to the power minus 12 आप समझ सकते हो कितना छोटा होगा। माइक्रो का भी, माइक्रो को 2 बार आप मल्टीप्लाई करो तो पिको आएगा। टू फ्यू माइक्रोफैराड्स, ठीक है, पिको से 10 to the power minus 12 से 10 to the power minus 6, और इन ब्रैकेट लेस देन 10 माइक्रोफैराड्स। They are non-polarized type capacitors and hence can be used in both DC as well as AC circuits. So ये non-polarized type of capacitors है, that is why इनको हम DC और AC दोनों में यूज कर सकते हैं। Okay. Now I just want to share the link of PPT. So I'm sharing in your chat box. Please check. Next is electrolytic capacitor. अब electrolytic capacitor में क्या होता है? This is the kind of polarized capacitors. So polarized capacitor होगा तो इसमें जो आपके जो दोनों नोड्स हैं वो दो, मतलब बोथ जो भी नोड्स हैं वो सारे के सारे assigned है, pre-assigned है. That means at a particular node you have to give particular type of voltage. मीन्स अगर पॉजिटिव आप दे सकते हो तो किसी एक पे ही दे सकते हो, दूसरे पे आपको अगर नेगेटिव से कनेक्टेड है वो तो नेगेटिव आपको देना होगा। So electrolytic capacitors are polarized and they must be connected the correct way around. At least one of their leads will be marked positive or negative. So इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव लीड्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली उसमें पहले से ही आइडेंटिफिकेशन होता है। कैसे होता है? वन पिन मस्ट बी ग्रेटर देन द अदर पिन। तो जो आपका एक पिन होगा वो दूसरे से बड़ा होगा, तो जो बड़ा होगा, जो बड़ा वाला पिन होगा, दैट इज फॉर पॉजिटिव वोल्टेज। तो पॉजिटिव वोल्टेज यू कैन अप्लाई ऑन द बिग पिन, और नेगेटिव जो छोटा है उस पर आपको नेगेटिव अप्लाई करना होगा। दूसरा तरीका देखने का ये होता है कि जो आपका साइड होता है कैपेसिटर का, उस साइड पे एक स्ट्रिप मूव करती है ऊपर से नीचे, और उसमें वहां पे वो माइनस 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 नेगेटिव साइड पे लिखा होता है, और पॉजिटिव साइड के तरफ प्लस 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 लिखा होता है। एक पतली सी स्ट्रिप मूव करती है ऊपर से नीचे। It is very easy to find the values of electrolytic capacitors because they are clearly printed with their capacitance and voltage rating. So in this electrolytic capacitor जो भी वैल्यू है वो क्लियरली रिटन होता है ऑन द कैपेसिटर इटसेल्फ। सो ये जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था वो और ये दोनों इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स हैं। नेक्स्ट इन दिस कैटेगरी इज टैंटलम कैपेसिटर, ठीक है। टैंटलम बीड कैपेसिटर्स आर पोलराइज्ड एंड हैव low voltage ratings like electrolytic capacitors. Usually the plus symbol
is used to show positive component lead. ठीक है. Modern tantalum bead capacitors are printed with their capacitance voltage and polarity in full. However, older ones use a color code systems which has 2 strips for the 2 digits and a spot of color for the number of zeros to give the value in microfarads. So अभी के जो कैपेसिटर्स आ रहे हैं टेल्टेलम बीट के, वो कुछ इस टाइप से आ रहे हैं जिसमें जिस साइड पॉजिटिव आपका इंडिकेट करेगा दैट शोज पॉजिटिव पिन. यहाँ पे आपको पॉजिटिव सप्लाई देना है. अर्लियर क्या होता था, अर्लियर आपका जो आता था वो कलर कोडेड कैपेसिटर्स आते थे. उन कलर कोडेड कैपेसिटर्स में क्या होता था, जो फर्स्ट 2 जो आपके वो होते थे कलर लाइंस होते थे, Strips. दैट रिप्रेजेंट्स, हाँ, कलर स्ट्रिप्स होते थे, दैट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ द पर्टिकुलर कैपेसिटर वैल्यू. ठीक है. उसके बाद का जो कलर होता था वो सिमिलर टू रेजिस्टेंस जैसे हम मेजर करते थे, दैट शोज मल्टीप्लायर्स. ठीक है. तो a spot of color for the number of zeros, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे वो शो करता है. एंड इसकी जो वैल्यू हम मेजर करते थे वो माइक्रोफेरेड्स में यूज करते थे. नाउ अनपोलराइज्ड कैपेसिटर्स, एक जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे भी होता है. These are of small values up to 1 microfarads. The value printed but without a multiplier. So you need to use experience to work out what the multiplier should be. So इसमें आपको थोड़ा previous experience से आपको identify करना होगा the value of capacitance. For example, यहाँ पे 0.1 अगर गिवन है, सपोज आपका रिटर्न है कैपेसिटर पे, तो दैट मीन्स इट इज ऑफ वैल्यू 0.1 पिकोफैरेड्स. ठीक है. समटाइम्स द मल्टीप्लायर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द डेसिमल पॉइंट. तो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, डेसिमल पॉइंट की जगह हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर को ही पुट कर देते हैं. तो 4 and 7 रिप्रेजेंट्स 4.7 नैनोफैरेड्स. Nanofarads means 10 to the power minus 9. So it will be equivalent to 4.7 multiplied by 10 to the power minus 9 farads. So this is all about unpolarized capacitors. अब इसमें भी एक कैटेगरी है अनपोलराइज्ड कैपेसिटर के अंदर, दैट इज कैपेसिटर नंबर कोड. एक नंबर्ड कैपेसिटर होता है कुछ ऐसा. उसका मीनिंग क्या है? A number code is often used on small capacitors where printing is difficult. So the first number is the first digit, the second number is the second digit, the third number is the number of zeros to give the capacitance in picofarads. So यहाँ पे आपको 102 अगर given है, that means कि इसकी ऑलरेडी जो यूनिट है वो पिकोफैरेड्स में है. आपको केवल एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना है. सो इग्नोर एनी लेटर्स. अगर कोई लेटर यहाँ पे अल्फाबेटिक लेटर अगर कोई गिवन है तो उसको आपको इग्नोर करते हुए दे जस्ट इंडिकेट टॉलरेंस एंड वोल्टेज रेटिंग. फॉर एग्जांपल 102 जो यहाँ पे गिवन है, 102 मींस पहले 2 डिजिट्स हैं, सो 10 यू हैव टू पुट इट एज इट इज. उसके बाद जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है दैट रिप्रेजेंट्स zeros, number of zeros, so you have to just put it ahead of the first zero. So 1000. ठीक है. और यूनिट ऑलरेडी डिफाइंड है, दैट इज इन पिकोफैरेड्स. सो ये 102 is not representing 102 picofarad, it represents 1000 picofarads. अब जो अल्फाबेटिक लेटर्स की बात हो रही थी उसका भी एग्जांपल गिवन है. 472J means 47, so as it is
फर्स्ट के 2 डिजिट्स हैं, उसके बाद the 2 represents number of zeros, so 4700 in picofarads, और J इनकी पर्टिकुलर टेबल के हिसाब से J represents 5% of tolerance value. सो जैसा हमने अपने रजिस्टर में डिस्कशन किया था टॉलरेंस का, दैट इज also applicable in this scenario. Now next is, अभी तक किसी को कोई भी डाउट till now? Anyone? हाँ या ना, yes और no, कुछ भी बोलो. No doubt, sir. Okay. So moving on to next point, which is capacitor color code. So जैसे हमने अपने रजिस्टर में डिस्कशन किया था, वैसे ही हमें यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है. बट द डिफरेंस बिटवीन द रजिस्टर एंड कैपेसिटर इज, इन रजिस्टर्स हमें एक प्रॉब्लम होती थी कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द टॉलरेंस बैंड, कि किधर से हम मेजर करें कि टॉलरेंस बैंड हमारा कहाँ पे होगा. बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे हमारा दोनों का दोनों पिन एक ही साइड है, ठीक है, उसमें 2 साइडेड था. तो अब इसमें होता क्या है, जो फर्स्ट के 2 डिजिट्स होते हैं वो आपके डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. उसके बारे में स्पेशली आप इस टैब पे देखो, ठीक है. जो फर्स्ट के 2 डिजिट्स हैं, 2 कलर स्ट्रिप्स हैं, that represents first 2 digits, and after the 3rd digit it represents the multiplier, ठीक है. उसके बाद जो 4th है वो that represents tolerance value, and 5th voltage, up to what voltage it will work, ठीक है. तो ये कलर कोडिंग इसका है. ये 5 स्ट्रिप है, यहाँ पे 4 स्ट्रिप है. तो 4 स्ट्रिप में क्या होगा, फर्स्ट 2 आपके डिजिट्स होंगे, 3rd आपका मल्टीप्लायर होगा, और 4th आपका वोल्टेज होगा. इसमें टॉलरेंस गिवन नहीं है. सो जो कलर कोडिंग होगी वो उसका टेबल वो सेम होगा एज इट इज, एज वी डिस्कस्ड इन आवर रजिस्टर चैप्टर. सो जो निमोनिक है वो सेम होगा, वीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है. So by this way you can calculate the value of capacitance for color code capacitors. Now अब अरेंजमेंट पे हम आते हैं कि कैपेसिटर्स अगर सीरीज और पैरेलल में अरेंज्ड हो तो उस पर्टिकुलर केस में हम कैसे उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं. सो जैसे हम रजिस्टर में करते हैं आइडेंटिफाई, उसका जस्ट ऑपोजिट हम कैपेसिटेंस में परफॉर्म करते हैं. सो कैसे होता है, कैपेसिटर्स इन सीरीज मींस 2 or more capacitors connected in a single line, ठीक है. तो ये आपका कनेक्शन जो शो किया है दैट इज इन सीरीज. Positive plate of one capacitor is connected to the negative plate of the next capacitor. So अगर हम इस पर्टिकुलर कैपेसिटर C1 की बात करें तो if this second plate represents positive charge, so this will directly connect to negative plates of C2 कैपेसिटर, ठीक है. तो इनका कनेक्शन कुछ ऐसे होगा, और इस कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन. सीरीज कनेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होती है कि द चार्ज इज सेम, करंट फ्लोज थ्रू ऑल कैपेसिटर्स आर सेम, ठीक है. Where QT is the total charge,
and when the capacitors are connected in series, charge and current is same on all the capacitors. For series capacitors, same quantity of electrons will flow through each capacitor because the charge on each plate is coming from the adjacent plate. So Coulomb charge is same as current is nothing but flow of electrons. So जो ऊपर इन्होंने एक्सप्लेनेशन आपका इक्वेशन में दिया है उसको एज इट इज सेंटेंस में रिप्रेजेंट किया है. So how do we calculate in series capacitors? So हम क्या करते हैं 1 by C equivalent एक मानते हैं कि the combination of all capacitors can be represented in terms of single capacitor. तो वो आपका कुछ ऐसे फॉर्मुलेट करते हैं 1 by C equivalent equals to 1 by the value of first capacitance plus 1 by the value of second capacitance and so on. जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे उनको एंड सो ऑन आप सारे के सारे ऐड अप करोगे. यहाँ पे एक इन्होंने ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये थोड़ा सा गलत है. 1 by C equivalent A1 ये C equivalent equals to होगा C1 C2 upon C1 plus C2. ठीक है, इसको आप जब इवैल्यूएट करो तो ये C equivalent होना चाहिए. Then we move to capacitors in parallel. ठीक है, capacitors अगर parallel में होंगे तो क्या होगा? When the capacitors are connected in parallel, the total capacitance value is increased. So इस केस में क्या हो रहा था कि जो आपकी वैल्यू होती है, if you calculate, then the C equivalent value will be less than the least value among the capacitance. So जो आपका जो least value capacitor होगा उससे भी कम वैल्यू का आपका C equivalent आएगा. इस केस में जब आपके सीरीज में अरेंज्ड है कैपेसिटर्स एंड व्हेन दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल तब क्या होगा द वैल्यू जो आपकी वैल्यू होगी कैपेसिटर की वो बस आपको सम करना है एज इट इज. ठीक है, सो उस केस में क्या होगा कि जो आपका इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी मोर देन एनी पर्टिकुलर कैपेसिटेंस. ठीक है, so all the capacitors which are connected in parallel have the same voltage and is equal to Vt applied between input and output terminals of the circuit. So in parallel connection we know क्या होता है the value of voltage is same for all the elements. तो यहाँ पे जो भी voltage across C1 you can find that will be same for C2 and other elements connected in parallel. Okay, so इसको mathematically written किया है Vt equals to Vt is the applied voltage equals to V1 equals to V2. Now equivalent capacitance for two capacitors in parallel C equivalent equals to C1 plus C2. अभी तक किसी को डाउट? Anyone? No, sir. ठीक है. So next topic is function of capacitance. Function of capacitance को इन्होंने कुछ सर्किट से एक्सप्लेन किया है. Consider a circuit setup like the one at the side. What will happen when the switch is closed? अब इस सर्किट में आप देखो, इस सर्किट में क्या गिवन है, एक बैटरी which is connected to multimeter. ठीक है, for measurement of current. यहाँ पे एक स्विच है और यहाँ पे एक गैप है. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे शो है, हाउ लिख गया है, that must be show. So they are asking what will happen when the switch is closed. अगर इस स्विच को आप क्लोज कर दोगे then क्या होगा उस सिचुएशन में. तो उस सिचुएशन में
आप खुद सोचो, अगर आपने स्विच को क्लोज किया तब भी ये पर्टिकुलर पॉइंट तो क्लोज है नहीं, ये ओपन है, तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं कुछ भी हो. सो द अमीटर विल शो a steady reading, show a reading of 0, click back and forth, click on one side and come back to 0. इनमें से कौन सा होगा? सो अगर ये कनेक्शन पूरा है नहीं तो ऑब्वियसली क्या होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा. देयर विल नॉट बी एनी मूवमेंट इन अमीटर, क्योंकि सर्किट आपका कंप्लीट नहीं है. Then next is, now let's place a large metal plate at each of the connectors a few millimeters apart. तो इन्होंने एक मेटेलिक प्लेट उस गैप को फिल किया मेटेलिक प्लेट से. What will happen when the switch is closed? अब इस अरेंजमेंट में क्या होगा, अगर स्विच को क्लोज किया जाएगा तो क्या होगा? The ammeter will show a steady reading. It show a reading of 0. Click back and forth, click on the side, one side and come back to 0. क्या होगा बताओ? यहाँ पे तो आपका सर्किट कंप्लीट है. Just think what I said. क्या होगा? We are assuming this is a supply. The last one. Click on one side and come back to 0. सर फर्स्ट वाला. Show a steady reading. देखो होता क्या है कि कैपेसिटर, अगर आप ध्यान दो, कभी भी कैपेसिटर जो होता है उसके चार्जिंग में टाइम ज्यादा नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम लगता है. ठीक है, बहुत ही कम टाइम लगता है. तो अगर आप वैसे देखोगे, अगर आप बहुत ही स्लो मोशन में देखते तो आप कह सकते थे कि इट शोज अ स्टेडी रीडिंग. बट होता क्या है कि जो भी कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस, अगर आपकी जो वैल्यू है, जो सप्लाई है वो अगर फिक्स है तो क्या होगा कि बहुत ही फास्ट चार्जिंग होता है कैपेसिटर का. ठीक है, तो अगर आपका फास्ट चार्जिंग हो रहा है तो क्या होगा, एक बार एक साइड में फ्लिप करेगा और कम बैक टू 0, क्योंकि जब ये फुल चार्ज हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं रहा इसको चार्जिंग करने का, और कोई इसमें चेंज नहीं होगा. क्लियर है? अगर ये कुछ ऐसा डिवाइस होता जो बहुत ही स्लोली चार्ज हो रहा होता, उस केस में आप कहते कि आपके पास टाइम है और आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आप कैपेसिटेंस पुट करोगे इन प्लेस ऑफ दिस गैप, तो क्या करेगा, वो बहुत ही फास्ट चार्ज करेगा. एंड इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका क्या होगा, ये जो मेजरमेंट डिवाइस है मल्टीमीटर, वो एक साइड फ्लिप करेगा और कम बैक टू 0. क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके. Let us extend this by placing a galvanometer. Galvanometer भी similar to आपका मीटर होता है, device for measurement of current on both sides of the capacitor and using a two-way switch. अब इन्होंने क्या किया कि पहले हमारे पास एक ही मेजरमेंट डिवाइस था, अब इन्होंने दोनों साइड ऑफ कैपेसिटर पुट कर दिए, प्लेस कर दिए. उसके बाद कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया. अब इस अरेंजमेंट का फायदा क्या है, इफ यू आर कनेक्टिंग दिस P विद द टर्मिनल ऑफ द मेजरमेंट डिवाइस, तो क्या होगा, करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा वो इस पर्टिकुलर बैटरी से गवर्न होगा. और अगर आप इसको O से कनेक्ट करते हो तो इस बैटरी का कोई रोल नहीं रह जाएगा. ठीक है, क्योंकि सर्किट आपका इधर से कंप्लीट होगा.
देन इसमें दो चीजें आती हैं अब कनेक्ट करने के। फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप के पास जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, अगर अनचार्ज है और आपने ओ से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, और दूसरा है फर्स्ट इनिशियली अनचार्ज है और आपने इसको पी से कनेक्ट किया, ठीक है। तो देखते हैं कि किससे इससे पहले किया। Let us extend this by placing the emitter on both sides of capacitor and using a two-way switch. When the switch is connected to P, तो इसने क्या किया कि सबसे पहले P से कनेक्ट किया, तो P से कनेक्ट करेगा तो क्या होगा बताओ सोच के। दोनों लेफ्ट मीटर में के क्या होगा? साइड डिफ्लेक्ट करेगा। बोथ लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करेगा। बोथ का तो श्योर नहीं हूँ, गैल्वानो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगा इफ साउथ इसमें पोल दोनों से। दोनों के बारे में बात कर रहा है ना। फर्स्ट है नेदर मूव्स, तो ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि आपने P से कनेक्ट किया है तो ऑब्वियसली चार्जिंग तो होगी, तो पहला नहीं होगा। बोथ फ्लिक ब्रीफली टू लेफ्ट, both flick briefly to right, they flick in opposite directions. सोचो। सर आखिरी वाला। रीजन? सर हमने कैपेसिटर तो सर इस पहले वाले के बाद में ना पुट किया तो लगाया, तो ये सर एक साइड अगर ये फ्लिक करेगा तो ये तो सर अपोजिट ही करेगा ना। पहला वाला अगर राइट कर रहा है तो बाद वाला लेफ्ट करेगा ना, क्योंकि सर यहाँ पे एनर्जी कैपेसिटर लगा रहे हैं हम, तो उसमें सर एनर्जी ज्यादा वो तो स्टोर करता है, उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो ये सर अपोजिट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, दे फ्लिक इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। कैसे होगा कि जब आप P से कनेक्ट कर रहे हो तो ये चार्ज करेगा, तो इधर के साइड तो आपका क्या है पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये वाला जो है वो नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्या होगा कि इधर अगर राइट साइड में मूव कर रहा है तो इधर साइड आपका नेगेटिव साइड में मूव करेगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा। क्लियर है? Now next situation is after moving to P, now the switch is moved to O. अब क्या किया इन्होंने कि जब P पे हमने कनेक्ट कर दिया, P पे हमारी जो रेटिंग आई थी आ गई, आपकी जो कैपेसिटर था वो चार्ज हो गया फुल्ली। उसके बाद P के बाद इन्होंने क्या किया, उठा के इसको कनेक्ट कर दिया O से। अब दिस सर्किट इज द बैटरी इज नॉट इन द पार्ट ऑफ सर्किट, ठीक है। तो अब इसका कोई रोल नहीं रह गया, अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपस में। तो क्या क्या होगा इस सिचुएशन में, व्हाट विल हैपन फॉर बोथ द एमीटर्स? सोचो। नेदर मूव्स। क्यों? बैटरी तो कनेक्ट ही नहीं है ना दोनों में। बैटरी नहीं तो कनेक्ट है जब और बैटरी कनेक्ट नहीं है तो उधर चार्ज फ्लो नहीं होगा ना। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास कोई भी रजिस्टर है नहीं, ठीक है। तो जितना इसमें चार्ज स्टोर्ड है वो एज इट इज रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। समझ रहे हो आप? अगर यहाँ पे कोई रजिस्टर होता तो चार्ज का मूवमेंट होता और लॉस होता, जो आपका करंट जो आप यहाँ पे करंट चार्ज आपका स्टोर्ड है इन द कैपेसिटर, बट देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो क्या होगा, जो चार्ज स्टोर है वो एज इट इज रहेगा, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ चार्ज, सो देयर विल नॉट बी एनी डिफ्लेक्शन। क्लियर है? सो नेदर मूव्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, इंस्टेड ऑफ मूविंग टू पी, सबसे पहले हमने पी पे मूव किया था, देन ओ पे मूव किया था। अगर हम पी पे मूव ना मूव करके, इफ द स्विच इज मूव्ड फर्स्ट टू ओ,
पहले ही हम O पे मूव करते तो क्या होता, व्हाट विल हैपन फॉर बोथ द मीटर्स। अब अनचार्ज कैपेसिटर है, आपने इनिशियली ही O पे कनेक्ट कर दिया, क्या होगा सोचो। सर आखिरी वाला लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। देखो अभी तक क्या था कि हमारे पास चार्जिंग हो रही थी थ्रू दिस बैटरी। अब हमारे पास पहले से ही अनचार्ज है, इसको कहीं से सोर्स नहीं मिल रहा है, तो इसमें कुछ मूवमेंट होगा क्या चार्ज का, आपने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया O से, देयर इज नो सोर्स अवेलेबल इन दिस सर्किट। तो जब कोई सोर्स ही नहीं है तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, और अगर एनर्जी मिलेगी नहीं तो ये स्टोर कहाँ से करेगा, और जब स्टोर करेगा नहीं तो इसमें सर्किट में मूव क्या करेगा। सो ये आइडल एलिमेंट की तरफ पड़ा रहेगा, कोई इसका यूज नहीं हो पाएगा और इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा अगर इनिशियल चार्ज नहीं है तो। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, नेदर मूव्स। Then next is the behavior of the emitter needles in the previous experiment suggests that the current flow firstly one way, then the other as the switch is moved from P to A. O. So this suggests equal amounts of charge flows of one plate and onto the other. More charge flows of plate A than plate B. More charge flows of plate B than plate A. No charge flows at all. सो जो हमारा P2O वाला एक्सपेरिमेंट था जिसमें पहले हमने चार्ज किया था एट O पे मूव किया था, उसमें क्या था, करंट फ्लो फर्स्टली वन वे, देन द अदर एज द स्विच इज मूव फ्रॉम P to O। तो उस केस में क्या होगा, ये वाला केस जब P से O मूव किया, चार्ज तो सेम है ना, आपने जब P से O पे मूव किया तो चार्ज तो स्टिल रिमेन द सेम। समझ में आ रहा है आपको। देखो पहले क्या था कि बैटरी था, जब बैटरी था तो क्या था, चार्ज फ्लो कर रहा था, और कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाता है एज नो, कैपेसिटर की चार्जिंग कैपेसिटी बहुत तेज होती है। तो जैसे ही ये चार्ज होगा तो एक सपोज Q अमाउंट इज स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। अब होगा क्या, जब आप P से O पे मूव कर रहे हो तो बैटरी इन्वॉल्व है नहीं, जब बैटरी इन्वॉल्व नहीं है तो क्या होगा, Q तो आपका सेम है, तो इक्वल अमाउंट्स ऑफ चार्ज फ्लोज ऑफ वन प्लेट वन टू द अदर, ये होगा। मोर का चांस नहीं है, या ये होगा। सो या तो ए होगा या डी होगा। बात समझ में आ रही है आपको, लॉस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, हम ये मान के चल रहे हैं कि दीज वायर्स आर लॉसलेस। बताओ, एनीवन गेस करो। Equal amounts. और कोई, सर क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो पहले क्या था कि जब हमारी बैटरी कनेक्टेड थी, ठीक है, बैटरी जब कनेक्टेड थी विद द कैपेसिटर, तो क्या था कि आपका करंट फ्लो कर रहा था, क्योंकि दिस इज द सोर्स ऑफ करंट।
आपका बैटरी के थ्रू तो बैटरी तो आपका सोर्स है जिसके थ्रू आपका करंट सर्किट में फ्लो करता है। सपोज बैटरी ही नहीं है सर्किट में, तो क्या होगा? फ्लो नहीं करेगा कोई भी चार्ज, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। बट इस केस में क्या हमने किया कि पहले हमने पी पे था हमारा, ठीक है, पी से हमने ओ पे मूव किया, तो अभी हमारे पास जो पी पे जब था तो पी से ये फुल्ली चार्ज हो गया कैपेसिटर, जितना स्टोरेज इसकी कैपेसिटी थी उससे चार्ज कर लिया। अब ये देन मूव टू ओ, तो उस केस में क्या होगा? जब ओ पे मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ओ पे मूव करने के बाद equal amounts of charge flows of one plate and onto the other, मतलब इक्वल अमाउंट चार्ज का एक प्लेट से दूसरे प्लेट में मूव कर रहा है, या मोर चार्ज फ्लोज ऑफ प्लेट ए देन प्लेट बी, या मोर चार्ज फ्लोज ऑफ फ्रॉम प्लेट बी देन प्लेट ए, लास्ट नो चार्ज फ्लोज एट ऑल। सो मोर का चांस कब आता? मोर का चांस तब आता जब यहाँ पे भी कोई एक एक्स्ट्रा सोर्स आता, ठीक है। तो जब सपोज यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो क्या होगा? 5 से 10 ज्यादा है, तो जब 5 से 10 ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी स्टोर करने की। अभी तक यहाँ पे 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग स्टोर कर रहा था, अब यहाँ पे 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग स्टोर कर रहा करेगा। तो अगर ऐसा केस होता तो हम कहते हैं कि मोर चार्ज फ्लोज फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी, ठीक है। अगर हम इसमें से कोई ए और बी डिस्टिंक्शन कर देते तो उस केस में हम कहते हैं मोर चार्ज फ्लो कर रहा है। बट यहाँ पे तो कोई बैटरी अवेलेबल नहीं है, तो दो केस हो सकता है, आइदर इट विल बी ऑफ इक्वल अमाउंट्स, ठीक है, चार्ज फ्लो हो वन प्लेट से अदर, या नो चार्ज फ्लोज। तो अब इस सर्किट में ऑब्वियस है कि जब सर्किट फुल्ली कनेक्टेड है तो जब तक आपका चार्ज है तो वो फ्लो तो करेगा ही, क्योंकि वो स्टिल एक जगह रुका तो रहेगा नहीं, ठीक है। रुका तब रहता जब कहीं से कनेक्टेड नहीं होता। तो अब चार्ज फ्लो करेगा तो क्या होगा? इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज ऑफ वन प्लेट एंड ऑन द अदर, तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आपका फ्लो करेगा। बात क्लियर हुई? डाउट क्लियर है सबका? यस नो कुछ भी जवाब दो। Yes, sir. ओके, देन द टॉपिक इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होता है? We say that the capacitor is charged up and connected to P। यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है जब हम P से कनेक्ट कर रहे हैं टर्मिनल को, एंड डिस्चार्ज व्हेन मूव टू, ठीक है। वहां से अगर हम हटाते हैं तो डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज कब होगा? जब रेजिस्टेंस हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे। नाउ द चार्जिंग, हाउ कैपेसिटर्स वर्क, इसमें चार्जिंग कैसे हो रहा है? बैटरी से आप कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हो और चार्जिंग होगा। द प्लेट on the capacitor that attaches to the negative terminal of the battery accepts electrons that the battery is producing, ठीक है। सो जो नेगेटिव टर्मिनल से जो आपका प्लेट कनेक्टेड है कैपेसिटर का, वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रही है। करंट फ्लो की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, वी नो दैट, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन फ्लोइंग। द प्लेट ऑन द कैपेसिटर दैट अटैचेस टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू द बैटरी। अब ऑब्वियसली जो आपका जितना आपका इधर से प्रोड्यूस होगा उतना ही ये अपने अंदर इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो वो तो इक्वल ही रहेगा क्योंकि एनर्जी आपका स्टोर्ड है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। once it's charged the capacitor has the same voltage as the battery। अब जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा that will be same as the
वोल्टेज ऑफ बैटरी। जितने वोल्टेज का बैटरी होगा उतने ही वोल्टेज का आपका कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि और कोई यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है। जितना इसके अक्रॉस वोल्टेज है, जितना ये प्रोड्यूस कर रहा है, उतना ही इसके अक्रॉस भी वोल्टेज होगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हियर यू हैव अ बैटरी, लाइट बल्ब एंड कैपेसिटर। इफ दे आर कनेक्टेड व्हाट विल हैपन टू द बल्ब? तो बताओ क्या होगा। तीन ऑप्शंस गिवन है। इट विल नेवर ग्लो, it will glow as long as the battery is connected, it will first glow and then keep dimming and finally turn off. सोचो। क्या होगा? अच्छा, बल्ब का ये जो वायर है, इसका मतलब क्या होता है? इसको हम कॉइल बोलते हैं, कॉइल ही तो बोलते हैं। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है ऐसा? फिलामेंट। हाँ, फिलामेंट इसको क्या बोलते हैं? मतलब कॉइल बोलते हैं ना इसको। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर हम किस में देखते हैं? इंडक्टर में देखते हैं, यस सर, कॉइल। कॉइल बोलते हैं ना। यस सर। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे इसको? प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये लॉसलेस तो होगा नहीं, लॉसेस होंगे इसमें अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन माने तो। प्रैक्टिकल सिचुएशन मीन्स आर प्लस एल, ठीक है। मतलब इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होता है अगर प्रैक्टिकली माने तो। बल्ब क्या होगा? ये बैटरी से कनेक्टेड है, कैपेसिटर भी है और बल्ब भी है। तीन ऑप्शन है आपके पास। इट विल नेवर ग्लो, it will glow as long as the battery is connected, it will first glow and then keep dimming and finally turn off. बताओ क्या होगा? आई थिंक सर सेकंड पॉइंट होगा। और कोई ट्राई करो। सर सेकेंड ही। क्यों होगा सेकंड? सर बिकॉज करंट फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो कैपेसिटर के थ्रू तो वहाँ करंट फ्लो होगा ही ना, तो बल्ब तो ग्लो करेगा ही। बट वी ऑल्सो नो दैट जो आपका कैपेसिटर होता है वो क्विकली चार्ज होता है, टोटल फुल्ली चार्ज हो जाएगा। So first we assume that the particular filament is ideal. Ideal means there is no losses, ठीक है। there is no loss in this particular bulb filament। तो उस केस में क्या होगा? ये भी एक इंडक्टर है। अगर इंडक्टर है और कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पे हम एक बैटरी से सोर्स, एज अ सोर्स हम सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? इनिशियल जो इसकी टेंडेंसी होती है इंडक्टर की, वो क्या होती है? टू रिस्ट्रिक्ट करंट, ठीक है। टू रिस्ट्रिक्ट करंट मीन्स जो चेंज है उसको ये होने नहीं देगा तुरंत, ठीक है। कोई भी चेंज इसमें होने नहीं देगा। तो इनिशियली अगर ये अनचार्ज था और हमने इसको कनेक्ट किया, तो क्या होगा कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा। बट आफ्टर सम टाइम दिस पर्टिकुलर इंडक्टर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इनिशियली ये ओपन सर्किट होता है और बाद में
शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस केस में कैपेसिटेंस में क्या होता है, इनिशियली जब हम इसको वर्क कराते हैं तो ये एज अ शॉर्ट सर्किट वर्क करता है, जस्ट इसका ऑपोजिट। ठीक है, ये इनिशियली शॉर्ट सर्किट वर्क करता है, बाद में क्या होता है, ये ओपन सर्किट एज अ वर्क करता है। तो सपोज हम एक assumption कर रहे हैं कि इसको हमने कनेक्ट किया इनिशियली, तो क्या होगा, पहले करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, ये ओपन होगा, ओपन होगा, फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा, करंट फ्लो होगा, और जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा। वोल्टेज कितना आएगा, जितना इसके अक्रॉस है, और जैसे ही इसके अक्रॉस उतना वोल्टेज आया और ये शॉर्ट हुआ तो खत्म। मतलब इसके बाद कोई चांस नहीं है, अगर कहीं भी लॉस का कोई स्कोप नहीं है। तो अगर लॉस का स्कोप नहीं है तो क्या होगा, पहले ऑफ था, फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 हुआ और फिर बंद हो गया, क्योंकि जैसे ही इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर आपके बराबर हो गया इस बैटरी के अक्रॉस जितना वोल्टेज है, तो देयर विल नॉट बी एनी करंट फ्लो। ठीक है, तो होगा क्या, इट विल फर्स्ट ग्लो एंड देन कीप डिमिंग एंड फाइनली टर्न ऑफ। क्योंकि जितना भी आपका इसके अक्रॉस वोल्टेज था वो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया, और किसी भी सर्किट में जो टोटल सोर्स का वोल्टेज होता है वो टोटल एलिमेंट्स के अक्रॉस जितने वोल्टेज होते हैं उसके बराबर होता है। केवीएल रूल आपको याद होगा, केवीएल रूल के हिसाब से कितना है, अगर इसके अक्रॉस +5 वोल्ट है और इसके अक्रॉस -5 वोल्ट है तो टोटल वोल्टेज का सम 0 होना चाहिए। क्लियर है? सर ये लास्ट वाला पार्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, ये समझ नहीं आया। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि जो इंडक्टर है वो कैसे परफॉर्म करता है, ये अपने अंदर जो चेंज होता है वो इंस्टेंट चेंज को रिस्ट्रिक्ट करता है, इतना पता है आपको? हाँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंस्टेंट जो चेंज आता है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इनिशियली इसमें चेंज, इसमें जो इनिशियल स्टेट थी वो क्या थी, इसकी स्टेडी स्टेट, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था जब हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था। तो और यहाँ पे भी अनचार्ज कैपेसिटर है, मतलब इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही हमने इसका कनेक्शन किया, तो जैसे ही कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, एक चेंज होगा और उस चेंज को ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, अवॉइड करेगा कि ये चेंज अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो वो कुछ टाइम तक करेगा, कुछ टाइम होता है इसका, उसके बाद ये अलाउ करेगा। जब ये अलाउ करता है तो ये शॉर्ट हो जाता है, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल अगर हम इंडक्टर नहीं मान रहे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस मस्ट बी 0, यही तो होता है। तो वोल्टेज डिफरेंस जब 0 हो गया तो उसके बाद क्या होगा, इसको चार्ज करेगा, इसको चार्ज करेगा, जैसे जैसे चार्ज करेगा वैसे वैसे आपका करंट फ्लो करेगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस बैटरी, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज टोटल 0 है, तो जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस है वही सेम वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई होगा कैपेसिटर के अक्रॉस। तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज सेम अप्लाई हुआ तो वी ऑल्सो नो दैट कि जो कैपेसिटर की कैपेबिलिटी है वो चार्जिंग की बहुत ही फास्ट होती है, तो तुरंत से ये इसके इक्विवेलेंट जितना वोल्टेज है उतना एनर्जी इसमें स्टोर करेगा, ½ CV², उतना एनर्जी स्टोर करके ये इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम हो जाएगा। एंड एज पर केवीएल हमारा जो अगर टोटल वोल्टेज जो सम होता है वो फॉर अ पर्टिकुलर लूप सर्किट 0 होना चाहिए। तो जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, तो कोई उसके बाद करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होगा, जब पहले तो ये 0 है तो तब तो एज अ ओपन रहेगा, फिर जैसे ही इसको चार्ज करेगा वैसे इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, और जब करंट फ्लो होना शुरू होगा तो क्या होगा, इसमें ग्लो आएगा, फर्स्ट ग्लो। उसके बाद धीरे 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 क्या होगा, इसका जो कैपेसिटर का जो पावर है उसके अकॉर्डिंग ये अपना फुल की तरफ, पीक की तरफ बढ़ता जाएगा। तो फिर ये जैसे जैसे पीक को अचीव करेगा इसके वोल्टेज के बराबर, वैसे वैसे वो डिम होगा,
और फाइनली जब इसके इक्विवेलेंट इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट इधर ले रहे हैं प्लस 5 वोल्ट और इसके अक्रॉस माइनस 5 वोल्ट आ गया, तो उस केस में फाइनली टर्न ऑफ हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। बाकी का आप अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो आपके इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में इसका फुल एक्सप्लेनेशन आएगा, ठीक है, कि कैसे इंडक्टर और कैपेसिटर प्रैक्टिकल और आइडियल सिचुएशन में बिहेव करते हैं, ठीक है, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड विद प्रॉपर मैथमेटिक्स, ठीक है। इसका कैसे आई वी कैरेक्टरिस्टिक होता है और आई और वी का रिलेशन होता है, दैट ऑल विल बी एक्सप्लेन्ड इन द इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट। नाउ डिस्चार्जिंग भी है। डिस्चार्जिंग में क्या है कि डिस्चार्जिंग में हमने सोर्स हटा दिया और डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। इफ यू देन रिमूव द बैटरी आफ्टर चार्जिंग, हमने रिमूव कर दिया एंड रिप्लेस इट विद अ वायर, current will flow from one plate of the capacitor to the other. The bulb will light initially and then dim as the capacitor discharges until it is completely out, ठीक है। Now a color code was used on polyester capacitors for many years. It is now, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया है उसके बारे में जो हमने कलर कोडेड के बारे में बात किया था। अब आप एक बार क्विज अटेम्प्ट कीजिए। क्विज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 5 आपके पास क्वेश्चंस हैं। ट्राई योरसेल्फ। तो इसका आंसर नोटबुक में लिखना है? नहीं, इसी में इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे इसका कोई भी जो भी आंसर है उस पर आप क्लिक करोगे और फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट करना है जब आप पांचों के सर आंसर दे दोगे। सर आप लिख दीजिए एक बार चैट बॉक्स में। क्या चीज? क्वेश्चन? सर वेबसाइट नहीं पता है, मैं फर्स्ट क्लास नहीं किया था हमने। फर्स्ट क्लास नहीं किया था? यस सर। ओके, वेबसाइट है आपका वर्चुअल लैब्स, ये आईआईटी की वेबसाइट है, वर्चुअल लैब्स बी लैब्स। आप उसमें जाओगे, क्या बोलते हैं, अपना जो यूनियन जयपुर का यूट्यूब का चैनल है, यस सर। ठीक है, उसमें लास्ट वीक का जो हमारा हुआ है इसी टाइम पे, अच्छा। उसमें आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सा वेबसाइट हमने बताया है, यस ठीक है। सर। तो यस सर। उसमें आपको विलैप्स मिलेगा और एक आपको मल्टी से मिलेगा। तो विलैप्स वाले को आप फॉलो कर लेना और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे है ये, ठीक है। ओके सर। तो सर बाद में कर सकते हैं इसे? हाँ, बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप यहाँ पे ट्राई कर लो जो आपको शो हो रहा है। फर्स्ट का आप सर आंसर बताओ। ए 16.5। और किसी का? सर सेकंड क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है पूरा। सेकंड क्वेश्चन के लिए पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा उसका, जैसे कंपोनेंट लगे हुए हैं ना उसमें, उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। सो कन्हैया सर, आप हो ना यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ। तो इसके आगे कन्हैया सर को मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। जो भी डाउट होगा कन्हैया सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। ठीक है।
शो हो रहा है? हेलो हेलो। हेलो, यस। पिन हो रहा है? पिन दिख रहा है? यस सर। शो हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है। शो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि 33 माइक्रोफेरेड वाले दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, ये तो आपका होगा। सीरीज का फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? सीरीज में है दोनों, ठीक है, तो इसका हाफ हो जाएगा। आप इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे तो 33 माइक्रोफैरड का हाफ जो होता है वो 16.5 होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, इसका आपको फिगर बना के करना पड़ेगा। जो जो शॉर्टेड है इसका वो यहाँ पर बताते जाओ। सर एक सेकंड सर्किट क्वेश्चन बनेगा में जो आपका। लास्ट वाला है वो माइक्रोफेरेड है। हाँ, माइक्रोफेरेड। ये नैनो फेरेड है, ये नैनो फेरेड है, ये माइक्रो फेरेड है। तो आपका सर्किट यहाँ से स्टार्ट हो गए, इधर हो गए पॉजिटिव नेगेटिव होकर के यहाँ घूम करके, ये पॉजिटिव नेगेटिव होकर के यहाँ करके पॉइंट से निकल रहा है बाहर की तरफ। ए टर्मिनल से बी टर्मिनल। Two, two, some 2x plus 2x. 6 and 6x. 6 and 6x. কিছুটা প্রথম দিকে বুঝছিলাম, লাস্টের দিকে আইসা মানে ওইটা চিত্র দেখাইছিল, দুইটা চিত্র বুঝি। ওই যে বেসিক ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, আমি এই যে এই জায়গায় অঙ্ক টেস্টেই করতেছি, অ্যান্সার গুলো করতেছি। 5 sin 5x। হ্যাঁ, ফিজিক্স থেকেই কিছু পার্ট আছে। আজকের পড়ানোটা অন্যান্য দিনের থেকে মোটামুটি বুঝছি, কিন্তু লাস্টের দিকে ওই দুইটা ই দেখাইছে, তো ওই যে ক্যাপাসিটারের ছবি দেখাইছে, তখন আওয়াজ দেখাইতে দেখাইতে हेलो, मिलेगा आंसर? हेलो, हेलो। मिला क्या आंसर? तो क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। ये लो। सर, ये कैपेसिटेंस जो है उसमें थोड़ा जूम किया जा सकता है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। छोटा छोटा दिख रहा है। हाँ। तो वो हाँ हाँ, बस बस, ठीक है ठीक है। 33 नैनो फेरेड है, 100 पिको फेरेड है और 10 माइक्रो फेरेड है। सीरीज पे है ना? मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, ये वाला आपका कैपेसिटर सीरीज में है यहाँ तक। इसके बाद में ये यहाँ से कनेक्शन होकर के ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन होकर के इसके सीरीज में।
सर थर्ड वाला होगा शायद आंसर। चलो मैं बताता हूँ, पिको फेरेड होना चाहिए आपको। एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। देखो फोर्थ वन आंसर। देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पैरेलल में हमारा क्या होता है, पैरेलल में जो आपके कनेक्शंस होते हैं उनका शॉर्टेड होता है, समझ रहे हो? मतलब एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से शॉर्टेड होता है एक, और दोनों टर्मिनल जो आपके होते हैं, सपोज इस पर्टिकुलर की हम बात कर रहे हैं, और मैं अगर इसको प्रूव करना चाहता हूँ कि ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या होना चाहिए, इसका एक टर्मिनल इसके इस टर्मिनल के साथ शॉर्टेड होना चाहिए, और इसका दूसरा टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के साथ शॉर्टेड होना चाहिए। समझ रहे हो आप? अगर दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में, जस्ट इमेजिन, तो होता क्या है कि दोनों के टर्मिनल्स आपस में शॉर्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट प्रीवियस केस में हम जाते हैं। जो हमने सीरीज और पैरेलल की बात की थी, यहाँ पे देखो आप, ये कैपेसिटर है सपोज, और ये दोनों सारे कैपेसिटर्स हैं। इन सबका जो एक ये टर्मिनल है, नजर नहीं आ रहा है। स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है, शेयर तो है आई थिंक। कन्हैया सर रिप्रेजेंटिंग, अच्छे रुको। अब से होगा सर। हाँ अब देखो, आ रहा है सबके पास? हाँ, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो कैपेसिटेंस है, सारे सारे कैपेसिटेंसेस हैं, उनमें जो एक टर्मिनल है वो सारे कैपेसिटर्स के साथ शॉर्टेड है, तभी हम इसको कह रहे हैं पैरेलल। और जो दूसरा टर्मिनल है वो भी दूसरे टर्मिनल से सारे कैपेसिटर से शॉर्टेड है, तब इसको हम कह रहे हैं कि ये सारे एक दूसरे के साथ अरेंज्ड इन पैरेलल। अब सेम स्ट्रक्चर आप उस क्विज पे अप्लाई करो। अब इस क्विज में देखो आप, इसमें आप देख रहे हो ये जो वायर्स है वो एक दूसरे से शॉर्टेड है। किससे किससे शॉर्टेड है? फर्स्ट इस 33, ये आपका जो इसका वैल्यू है 33 पिको फैरेड है, और ये आपका 100 पिको फैरेड है, एंड दिस इज 10 माइक्रो फैरेड। तो अगर हम इन दोनों कैपेसिटर्स की बात करें तो इनमें देखो आप, ये जो दोनों का टर्मिनल है ये दोनों आपस में शॉर्टेड है, मतलब दीज टू टर्मिनल्स आर शॉर्टेड। अब हमें ये चेक करना है पैरेलल होने के लिए, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल एक दूसरे से शॉर्टेड है कि नहीं। अगर ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल एक दूसरे से शॉर्टेड है, दैट मीन्स दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक वायर गया है और वो इस वाले टर्मिनल पे आपका आया है, देन यहाँ से जो वायर एक लिया गया है वो इस वाले टर्मिनल पे शॉर्ट किया गया है। तो इनडायरेक्टली आप देख सकते हो कि दीज टू टर्मिनल्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड। समझ रहे हो? ये वायर के थ्रू आपने इसको शॉर्ट किया है, इस वाले टर्मिनल को। सो यू कैन से दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल अरेंजमेंट। तो पैरेलल में जब होंगे तो क्या होगा, इनका सीधे समेशन होगा, तो 100 प्लस 33, 133 पिको फैरेड, और उसके साथ ये सीरीज में है 10 माइक्रो फैरेड। तो जब आप निकालोगे पैरेलल और सीरीज में तो क्या होगा, सीरीज में जब होता है तो क्या होता है कि जो छोटा वाला है उससे भी छोटी वैल्यू होती है। तो हमारे पास ऑलरेडी इन दोनों का समेशन करने के बाद 133 पिको फैरेड था, और जो कि एज कंपेयर टू 10 माइक्रो फैरेड बहुत ही छोटा है, 133 पिको फैरेड। तो इसका अगर हम सीरीज अरेंजमेंट भी लेते हैं तो सीरीज अरेंजमेंट में 133 पिको फैरेड से छोटी वैल्यू का हमारा वैल्यू होना चाहिए सी टोटल। तो 133 पिको फैरेड से छोटी वैल्यू कौन कौन सी है?
एक तो 132 है, एक 130 है, एक ये भी है, ये वाला नहीं है, 133 से ज्यादा है। तो बी ऑप्शन तो आपके स्कोप से हट गया, आंसर से हट गया। अब बचे ये दीज थ्री क्लोज आंसर्स, ठीक है। तो होगा क्या, 133 पिको फैरड और 10 माइक्रो फैरड। 10 माइक्रो फैरड आपका बहुत बड़ा है, तो इसके वजह से जो इफेक्ट आएगा सी टोटल पे वो बहुत ही स्मॉल आएगा। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका इसके अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 133 में से बहुत ही छोटी वैल्यू, बहुत ही छोटा अमाउंट डिडक्ट होगा। क्लियर है सबको? डाउट है तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। सर एक बार फिर से कीजिए प्लीज। देखो 33 हमने अभी जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन देखा था, पैरेलल अरेंजमेंट, उसमें क्या था कि अगर दो कंपोनेंट्स आर इन पैरेलल तो क्या होगा कि उन कंपोनेंट्स का एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल आपस में शॉर्टेड होगा। प्रीवियस जो पैरेलल अरेंजमेंट था उसमें हमने देखा था। तो वो सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरकनेक्टेड वायर्स हैं। अब उसको चेक करने के लिए हमने ये देखा कि इस कैपेसिटर का ये टर्मिनल इस टर्मिनल से शॉर्टेड है, ठीक है। कैसे, यहाँ से जो वायर निकल रहा है वो यहाँ से इससे कनेक्टेड है। तो 100 और 33 का एक टर्मिनल तो शॉर्ट हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि जो दूसरा वाला टर्मिनल है, ये वाला 100 का और 33 का ये वाला टर्मिनल जो बचा हुआ है, ये आपस में शॉर्टेड है कि नहीं। अगर these two terminals are shorted, then we can say these two elements are in parallel arrangement। तो हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ से जो इस वाले टर्मिनल से वायर निकला है वो इस वाले टर्मिनल पे मिल रहा है, और इस वाले टर्मिनल से जो वायर है वो इस वाले टर्मिनल से मिल रहा है। सो इनडायरेक्टली दिस पर्टिकुलर पिन or this particular terminal of capacitor is directly connected to this terminal। ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दो। सर लास्ट वाला वो क्या सीरीज सीरीज पे है या पैरेलल ये पे है? वाला सीरीज, ये वाला सीरीज में है। ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, और उसके सीरीज में ये है। इन दोनों के अरेंजमेंट के सीरीज में ये है। ठीक है बात सर। समझ में आई? हाँ ये दोनों आपस में पैरेलल है और उनके सीरीज में ये है। तो जब आप करोगे तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो आउटपुट आएगा 133 पिको फैरड और 10 माइक्रो फैरड से आपको सीरीज में कैलकुलेट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जब कैलकुलेट करोगे तो 133 पिको फैरड मल्टीप्लाइड बाई 10 माइक्रो फैरड डिवाइडेड बाई 133 पिको फैरड प्लस 10 माइक्रो फैरड एज पर दी प्रीवियस इक्वेशन जो हमने डिस्कस किया है पैरेलल अरेंजमेंट के लिए, सीरीज अरेंजमेंट के लिए, सॉरी। तो सीरीज अरेंजमेंट में आपका C1 C2 अपन C1 प्लस C2 होता था, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू आएगी। नाउ ट्राई दी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो कन्हैया सर, प्लीज टेक ओवर। कन्हैया सर, आर यू देयर? Yes, yes. हाँ सर। अब इसके बाद आसान आसान एग्जाम्पल्स हैं, आप इजीली कर ले जाओगे। Hello. Show my screen.
आपने शेयर किया है क्या सर? हाँ सर। अभी तो नहीं हुआ शायद, अभी तो मेरा ही दिखा रहा है प्रेजेंटिंग। आप स्टॉप करोगे ना तब होगा सर। सेकंड, मैंने कर दिया स्टॉप सर। Sir, screen is not visible. कन्हैया सर, हाँ सर। वाह, अभी तो नहीं Yes, है, sir. प्रेजेंटिंग दिखा रहा है। अब आ Visible गया। है sir. अब तो सेकंड का आंसर गेस करो। फोर्थ वन। और Section, please Google the term virtual lab. Just Google it, virtual labs. You will get the first link, VLab. And inside the VLab, थर्ड क्वेश्चन। just go to the Third का electronics and 200. communications. 10 microfarad capacity charging in voltage 20 volt. How many coulomb or electric volt charging store capacitor? 200 micro coulomb of charge. और कोई? Anyone? और next. Two 4070 microfarad capacitor connected in series, subjected to total applied voltage and charge 8 to 20 200 voltage per second. How many bit current will be through this capacitor? Guess करो। सर 47 MA। सीरीज कनेक्टेड, सीरीज में से 50%। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो। नोट एट दिस पैरेलल, सीरीज में कनेक्शन नहीं है, पैरेलल में है तो कनेक्शन में 470 माइक्रोफैराड कैपेसिटर total are subject to the total applied voltage change to rate to 200 volt per second. Already, let's see. Start. Chat box 5C. Typical start. थर्ड वन सर 188 MA। 188. Fifth question. Sure. अपन समीशन कर लेते हैं इसको एक बार। सर 188 है। समीशन कर।
क्वेश्चंस है वो फर्स्ट क्वेश्चन के राइट है सेकंड भी राइट है आपका 132 199 पिकोफैराड थर्ड क्वेश्चन तो ये भी राइट है फोर्थ क्वेश्चन ये भी राइट है फिफ्थ क्वेश्चन तो ये आपकी क्विज कंप्लीट हो गई है और कुछ Okay, now please all of you put your name and roll number in the chat box so that we can fill your attendance. Shubhro, name and roll number. Please write your name also. Okay, sir. Sir, enrollment number. Yes, the full enrollment number. That starts from 120, I think. Sir, please do share the PPT in Google Classroom. PPT कहाँ है? आज तो PPT ही नहीं है. ऑनलाइन है इधर तो जहाँ से आपने पढ़ा है वही तो सर. PPT आज कहाँ थी? आज तो PPT था नहीं. आज तो सारा वेबसाइट बेस्ड है. और जो पढ़ाया है वो पहले से अपलोडेड है. Just Okay, sir. go to the Google Classroom and you will find the PPT. Okay, sir. I uploaded last night also. Okay, sir. Sir, can we leave? Yes, if you completed the test and you have written your roll number and name, then you can leave now. Sir? यस सर हेलो